पार्लियामेंट ने इजाज़त दी कि कार्रवाई करो और उसमें हमारी सक्सेस स्टोरी भी आ गई। ये तो और बात है कि उसके बाद जो हुकूमत आई खान साहब की, उसने ऐसे एलिमेंट को इनकरेज करने की कोशिश की, प्रमोट करने की कोशिश की, जब ये ऐलान किया कि वहाँ के जो कैदी हैं उनको वापस लाएंगे और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करके और आगे चलेंगे। ऐसी ऐलानात का असर हम सब आज देख रहे हैं कि जो इस तरह की मुलविस होते हैं दहशतगर्दी में, अगर कोई उसको इनकरेज करता है तो उसके नतायज का हमें पता है पहले से। और इसी वजह से नेशनल एक्शन प्लान बना था, जो पाकिस्तान की सरजमीन में किसी और के झंडे लगने शुरू हुए थे। लेकिन खैर, इमरान खान साहब की बात का क्या कहूँ कि वो अक्सर भौचाल पैदा करने के माहिर लगते हैं और पाकिस्तान को किसी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा है। लेकिन आपको और हम सबको अफवाज पाकिस्तान की उस ताकत पर भरोसा है तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, जबकि पहले भी किया था। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि जी कुछ दिन पीछे हो सकती है इलेक्शन, तो एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट की हद तक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको मशकूक बनाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का क्या होता है कि 8 फरवरी का ऐलान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गारंटीज लिखवा के ली और 8 फरवरी की तारीख को न चेंज करने वाले वायदे भी लिए गए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस तरह से बातें करके वो न आइन का और न सुप्रीम कोर्ट का ख्याल रख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऐलान कर क्या करेगी? ऐलान, मुझे तो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी बात पे अड़े रहेंगे। मैं नहीं समझता कि पीपुल्स पार्टी ताखीर की हिमायत करेगी। हम वो वाहिद पार्टी हैं जो इस वक्त तक इलेक्शन मांग रहे हैं। ये इलेक्शन मांग रहे हैं कौम के लिए, ये पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं है। सारी कौम जो इस वक्त उनसे पाकिस्तान छीना हुआ है, जब उनकी अमल दरामद नहीं है, अमल दखल अंदाजी नहीं है, फैसलों में नहीं है, तो इस वक्त पाकिस्तान को मैं समझता हूँ छीना गया है और ये कौम के पास नहीं रहा, कौम के पास नहीं है। ये बात आइन के भी खिलाफ है। हमने वो सब कुछ करने दिया, इलेक्शन कमीशन को भी टाइम लगाया, निगरान भी अपने 3 महीने से ज़्यादा चल रही है, कहीं तो साल भर भी होने को आया है, कहीं कुछ हुआ है। ये सारा अरसा एक अपॉइंटेड हुकूमत का आईनी शक्ल नहीं है। इसलिए मेरी इस्तदा कोर्टों से होगी कि इस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे और वो जो कौम के फ़ायदे के लिए होगा। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो भी अवाम का फैसला उसमें अवलीन किरदार अदा करता है। नवाज शरीफ साहब चुप हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब को पंजाब में वो पजीराई नहीं मिल रही, इसलिए कभी भी उन्होंने ये बयान तो दिया नहीं कि इलेक्शन उस टाइम पे होने चाहिए। ये उसने अभी तक बयान नहीं दिया। हाँ, अपने पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं वो हो सकता है ठीक कर रहे हों, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में एक वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जो कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है। एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो का भी ऐलान कर दिया, उसके हाइलाइट्स बता दिए। वेल इन टाइम हमने अपने सारे जो कुछ हम हैं उसको अवाम के सामने बता रहे हैं।
इत्तेहाद बनना न बनना उनसे सवालात तो मेरे होते रहेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी की कैंपेन में शुरुआत कर चुके हैं। 27 दिसंबर से मैनिफेस्टो का अनाउंस कर चुके हैं। आज हमारा बिलावल भुट्टो साहब लाहौर जा रहा है, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ जाके अपनी कैंपेन का उधर जाके ऐलान करेंगे। लेकिन और पार्टियां अपने तौर पे बैठे हुए हैं, इत्तेहाद करने वाले, उनसे मेरा सवाल है कि एक बैनर छपा था जिसको हमने सब ने देखा, और वो बैनर में लिखा हुआ था कि देहातियों का शहरों पर कब्जा नामंजूर। क्या कभी इन दूसरी पार्टियों ने इस पर गौर किया है कि वो कह क्या रहे हैं और किस नुक्ते पर इकट्ठे हो रहे हैं? बात तो नुक्ते की ढूंढने की होती है। दूसरा एक नारा लगा था कि सिंध के 2 हिस्से करो। 2 हिस्से करने की एक और बात चलती हुई रहती है। तीसरा हिस्सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिस पर भी वो जो जमात है कराची से, वो एक मौक़िफ़ ज़ाहिर करती रहती है कि इसको डामाडोल करना है। और भी देखा क्या कि नवाज शरीफ साहब भी 18वीं तरमीम को चेंजेस करना चाहते हैं। वो 18वीं तरमीम जिसको हमने कहा कि हमने आइन की बहाली की है, 73 के आइन को ज़हन में रख कर तो मैं तो इसको आइन की मुखालफत समझूंगा, लेकिन ये बाकी जो भी चीज़ें हैं, मेरा GDA से भी सवाल है, मेरा PMLN से भी सवाल है, मेरा JUI से भी सवाल है कि किस नुक्तों पर आपस में गठजोड़ कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी तो सीधा सीधा अवाम के साथ राब्ते में है, और जब कोई भी इत्तेहाद बनता है तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो शायद हमारे से शिकस्त माने हुए हैं कि जब तक हम 12, 13, 14 पार्टियाँ नहीं इकट्ठी होंगी तब तक पीपुल्स पार्टी का मुकाबला इधर सिंध में शायद न कर सके। और मेरा सवाल इसी बेसिस पे होगा कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं वो बात कौन सी है जिस पे बन रहे हैं। पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बनना है तो ठीक है, हर वक्त बनते रहते हैं। भुट्टो साहब के भी ज़माने में PNA बनी थी, बेनज़ीर साहबा के सामने भी बड़े इत्तेहाद बने। हम अपनी डगर पे चलते हुए आगे चलते रहते हैं। हम अपनी पार्टी के लिए अपनी सारी कंसल्टेशन भी कर चुके हैं, और कंसल्टेशन करके लिस्ट फराहम कर दी गई है हमारी लीडरशिप को, और वो लीडरशिप भी कैंडिडेचर का कुछ ही दिनों में अनाउंस करने वाले हैं। अभी कुछ केसेस ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं जहां हमारे भी काफ़ी सारे उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब ज़ाहिर है जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है। ट्रिब्यूनल को 5-6 दिन दिए गए हैं और उसमें उनके फैसले हो जाएंगे और हम भी अपने पार्टी के कैंडिडेटर का अनाउंस कर देंगे। बाकी बहुत शोर मचा हुआ है कि जी कैंसलेशन हो गई है, रिजेक्शन हो गई है, रिजेक्शन हो गई। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, पिछली इलेक्शन हुई, उससे पिछली इलेक्शंस हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन के रिजेक्शंस के फिगर्स आप देख लें कि ये 12-13% हर इलेक्शन में हुआ है। मैं इसको इस वजह से गलत समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। साकिब निसार ने कहा था एफिडेविट दो, कसमनामा दाखिल करो। कसमनामा अपने एसेट्स का, अपना वो जो कैंडिडेट है वो भी, उसके जो स्पाउसेस हैं उसके भी, उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उसके भी, वो मिल्कियतें जाहिर करना ज़रूरी समझा गया था उस एफिडेविट में। इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल के ज़रूरी समझा गया बताने के लिए। आपने बैरून मुल्क कितने दौरे किए हैं, कितनी दफ़ा गए हैं, ख़र्चा कहाँ से है, ये सारा डिटेल है उस एफिडेविट में। अब ये सारी डिटेल्स में अगर कहीं ना कोई चीज़ अगर रह जाती है तो इलेक्शन कमीशन का एतराज़
जायज़ करार दिया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन खुद शायद नहीं करे तो करे, लेकिन उम्मीदवारों पर एतराज़ करने वाले भी आ जाते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसको नॉर्मल लिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाख्तियार है और वो फैसले कर सकता है, और हम नहीं चाहेंगे कि ये इलेक्शन की डेट फिर चेंज हो। अगर चेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट का वकार कहीं का नहीं रहा। इस लिहाज से हम ये फिर से डिमांड करते हैं कि ऐसी कोई चाल, चाहे नवाज शरीफ को पजीराई मिलती हो या न मिलती हो, चाहे नवाज शरीफ अपनी मुसीबतों में फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ, जैसे जावेद साहब ने कहा कि इस सूबे में इतने सारे ग्रुप्स बने हुए, तो हो सकता है पंजाब में भी इतने सारे ग्रुप बने हुए होंगे। और ये अगर सूरत हाल अगर है किसी की, तो मैं वही कहता हूँ बात कि नवाज शरीफ देख लो, 4 साल की तुम्हारी गैर हाजिरी ने तुम्हारे पार्टी का क्या बना दिया। जब हम तुम्हें कहते थे कि तुम वापस आओ, क्योंकि गए थे सिर्फ इलाज कराने के लिए, लेकिन तुमने 4 साल लगाए वापसी आने में। पीडीएम की हुकूमत के दौरान भी तुम नहीं आए। तुम्हारे साथ चलो अच्छा सलूक हो रहा है, चलो हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, दूसरों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए अपनी जगह पे, लेकिन मैं इसको नतीजा समझता हूँ नवाज शरीफ की 4 साल गैर हाजिरी को, कि वो गैर हाजिर रहकर अपनी पार्टी की कुव्वत को भी उसने डावो डबल कर दिया। और लोग तो अब आज़ाद हैं, वोट देने के लिए हर एक आज़ाद होता है, और उसका नतीजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा अगर उसको वहाँ सपोर्ट हासिल नहीं रही। अल्लाह करेगा हमारे टिकट के फैसले भी अनाउंस हो जाएंगे 4 सूबों में, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मुल्क के अवाम जो है मुल्क के मालिक बने, और जमहूरियत फिर से राइज हो, आइन फिर से बहाल हो, और ये सब कुछ जो कुछ है। मैं आपके साथ सिर्फ ये 2-4 बातें करनी थी। जाहिर है आपके कुछ सवाल होंगे, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। सिर्फ इत्तेहाद अभी बना नहीं है, न PMLN से इत्तेहाद फाइनल हुआ, न JUI से हुआ है, न GDA से हुआ है। आपस में मिलते रहे ज़रूर हैं, जो अखबारों में रोज़ाना खबरें मिलती हैं। इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान अभी हुआ नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि किस पॉइंट पे तुम इत्तेहाद बना रहे हो, और वो सिंध में बन रहा है, ठीक है, और सिंध जज्बाती है, सिंध की डिवीज़न पर सिंध जज्बाती है, NFC पर जज्बाती है, देहात को ताना देना उस पर जज्बाती है। ये सारी जो चीज़ें तासुब फैलाने के लिहाज से फैलाई जा रही हैं, इस पर सिंध का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। तो मेरा सवाल उन जमातों से है कि वो किस पॉइंट पे बन रहे हैं। रही बात, हमने अभी तक यही फैसला है कि हम अपने तौर पर अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से चलेंगे, और हम अवाम पर एतमाद करते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब के उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। हम इस तरह से उनसे डायरेक्ट राब्ता बहाल रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, कोई और हो। जी मैंने मैं अर्ज करूँ, पहला सवाल आपका था क्या? आई एम सॉरी, नहीं, क्या इलेक्शन की डेट आगे बढ़ी तो क्या कबूल कर लेंगे? मैंने पहले ही कहा कि हम इस चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। आपने शायद सुना, और मैंने कहा कि हम इस एक्सटेंशन ऑफ डेट की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ये मुल्क चाहिए, इसलिए हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। रही बात दूसरी कौन सी कि हमने पहले क्यों नहीं सवाल किए, मैं उसमें इमरान खान की इस साजिश को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश करार देता हूँ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने के बाद जनरल मुशर्रफ वाला काम क्यों किया कि असेंबली को डिसॉल्व करवाया?
अपने ही चीफ मिनिस्टर से डिसॉल्व कराने का हुक्म दे दिया। केपी में तो ऐसा कोई सूरत हाल ही नहीं थी कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े या कुछ करे। ठीक है, हाँ ठीक है। एक तो ये बात थी। तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद इलेक्शन एक दिन कराने का फैसला करवाया था। ये फैसला 90 के दिहाई से हुआ। उससे पहले इलेक्शंस हमेशा पहले नेशनल असेंबली के होते थे और 3-4 दिन के बाद सूबों के होते थे। अब ये फैसले जो थे, एक इलेक्शन का नतीजा दूसरी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है, तभी हमने जद्दोजहद करके ये कहा था कि अब इलेक्शंस अगर हों तो वन डे पोल हो। हमने इलेक्शन के इस किताब रूल और एक्ट में भी कुछ न कुछ इस तरह का लिखा है कि जी वन डे पोल का तस्वर, ये हमने वहाँ लिखवाया था और अभी भी लागू है। उस वक़्त हमारा इतराज़ यही था कि ये एक जगह इलेक्शन कराने का दूसरे सूबों पर असर पड़ सकता है, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती बात। इलेक्शन की जो तरीक़ेकार है वो वन डे पोल हो। हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है नहीं। वैसे तो इंडिया में महीनों चलते हैं इलेक्शंस, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उस पर सवाल नहीं उठता। लेकिन हमारे यहाँ जब भी देखो, एक दफ़ा हुआ किसी ने नारा लगा दिया, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। ये सही सिलसिले ऐसे बनते रहे कि जिसमें असरअंदाज हो रहे थे एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन पर। इसलिए हमने ये कहा था कि एक तो इमरान खान का वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना एक गलत कदम था। वो अवाम की बेइज्जती थी। वो अवाम की बेइज्जती थी कि जो चुन के असेंबली में बैठे थे उनसे उनका इख्तियार छीना। चाहे अपोजिशन में हो तब भी आवाज़ होता है, चाहे हुकूमत में हो तब भी आवाज़ होता है, लेकिन है ये हाउस लोगों का। अब लोगों से इख्तियार छिनवा गया, अपोजिशन से छिनवाया गया, किसी से भी छिनवाया गया। हम इस चीज़ को नामुनासिब समझते हैं और इमरान खान ने खुद भी इसको मान ही लिया कि जब वो इस्तीफा देने के बाद नेशनल असेंबली से वापस आना चाहता था। पहले हम रोकते रहे थे कि इस्तीफा मत दो, लेकिन फिर जब उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया तो वो फिर भागते आ रहे थे कि जी हमें इस नेशनल असेंबली में आने दो। यानी इमरान खान वो फैसला भी गलत, पंजाब का फैसला भी गलत, KPK का भी फैसला गलत। और बात तभी बनती है जब सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हों। इसलिए हमने मुखालफत की थी। सर साईं ने पहले एक मिनट साईं, मैं साईं का सवाल सुन लूँ जी। देखें आप मैं इसका जवाब दे दूं। आप खुदारा हर चीज में इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? नहीं 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 पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम हैं। अवाम को हम ताकत का सरचश्मा मानते हैं और हमारी इन सारी कोशिशों, हमारे इन सारे बयानात की वजह से ये भी तो हुआ ना कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी को गाली दी इमरान ने। जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल, हम किसी के बीच में नहीं पड़ेंगे, तो इमरान ने कहा ये तो जानवर है। हमने तो वेलकम किया था। हमने वेलकम किया था कि जी हाँ, अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी की जो मुखालिफ जमात थी वो पीपुल्स पार्टी नहीं थी, PTI थी। साफ उन्होंने कह दिया था कि ये तो ऐसे जानवर होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को न लाएं, 26 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। ये मुल्क इस वक्त अवाम के पास नहीं है। आइन में सिर्फ 3 महीने थे निगरान हुकूमत के लिए, अब 6 महीने होने को आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान का अवाम, उसके पास ये नहीं है। अनइलेक्टेड लोग हैं, बैठे हैं, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हो या न दे रहे हो, लेकिन बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों
जिसको भी कामयाबी मिले हम मान लेंगे। इलेक्शन सिर्फ साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट कराओ, उस पर ये इल्जाम न लगे कि जी इस तरह हुआ है। अब ये अगर इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जी सर। हमें दावत मिली नहीं। सर मैं सिर्फ शादी में मिले होंगे, ठीक है, मिलते हैं, मैं भी आपसे मिलता हूं, वो भी मिल सकते हैं किसी से, वो बतना नहीं है। हाँ, बात होती है कि सरे राह चलते हुए हाथ मिलाते हुए मुलाकात नहीं कहलाती या मुज़ाकरात नहीं कहलाती, मुज़ाकरात नहीं कहलाती। हम इलेक्शन चाहते हैं, ये मेरा जायज मुतालबा है कि पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर नजरें हैं कि कब तक इलेक्शन को नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने तौर पर अपने आप को साबित करने का पाबंद है कि जी इलेक्शन हो, भले किसको भी इख्तिदार मिले, कोई मसला नहीं है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई कैटास्ट्रफी नहीं आई, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई। ये अमन अमान के मसले दूसरे ममालिक में भी होते हैं। ऐसे अमल थे, याद होगा आपको, ईरान में नहीं हुए, वहां तो 3-2 साल में इलेक्शंस हुए, हालात ठीक न होते हुए भी। तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इस चीज का रखती हैं इल्म के कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सिंध में भी कहते हैं ना जी धाड़े लें धाड़े लें धाड़े लें, हम तो नहीं कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मत कराओ। थैंक यू। मैं समझता हूं कि बिलावल साहब के वो 10 पॉइंट डूएबल है, प्रैक्टिकल है। डूएबल इसलिए कह रहा हूं कि मैं इमरान खान की तरह बात नहीं कर रहा हूं कि जी इतने लाखों घर बनाऊंगा, इतने लाखें रोजगार दूंगा। तरीका नहीं बताया था कि कहां से करेगा, अभी तक नहीं बताया कि कितने किए और कैसे किए। लेकिन अगर हेल्थ कार्ड चल सकता है तो लेबर कार्ड भी चल सकता है, और दूसरी चीजें भी जो कही हैं वो चल सकती हैं। हारी कार्ड, लेबर कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सब तरीके हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट हो। कार्ड देने का मतलब ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो हम अनाउंस कर देंगे कि जी फलां को ये देंगे, मरात दे देंगे, ये है। तनख्वाहें बढ़ाने का जो है वो भी डूएबल है कि हर साल अगर 15% बढ़ती हैं, तो पीपुल्स पार्टी ने तो अपने दौर में 150% तनख्वाहें बढ़ाई थी 2008 में। ये डूएबल चीजें हैं जो बिलावल साहब ने अपने हाईलाइट्स किए सारे कुछ इसमें। और हाँ, ठीक है। अब सोलर एनर्जी की बात हुई, सोलर एनर्जी कमर्शलाइज हो चुकी है। मैं हर गांव में सोलर के प्लांट लगाता हूं। खर्च तो अवाम के पैसे होंगे ना, अवाम टैक्स देता है, उससे पैसे खर्च होते हैं। प्रायोरिटी बनाएंगे सोलराइज करने की। गांव में अगर सोलराइज लग गया, शहरों में सोलराइज लग गया, 300 यूनिट की हद रख दी। ये डूएबल चीजें हैं जो अवाम को चाहिए। कोई सहूलत, उनकी जिंदगी कुछ आसान हो, ये चाहिए। अनाज के लिए, ज़राअत के लिए कार्ड क्यों? क्योंकि हारियों को अगर कार्ड होगा, हो सकता है उस कार्ड की वजह से वो फर्टिलाइजर ले सकें या उनको कुछ मुराहत मिल सके। मैं समझता हूं वो तो डूएबल हैं। दूसरा सवाल पता नहीं क्या था सर। हाँ, कैंडिडेट का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को कैंडिडेट से टिकट मांगना है 13 जनवरी को। जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी, ये ट्रिब्यूनल अपना काम पूरा कर देगा, फाइनल लिस्ट लगे कि ये जी अब इलेक्शन लड़ सकते हैं,
تو پھر ان سے مانگی جائے گی کہ ٹکٹ ہے آپ کے پاس تو ہم آپ کو پیپلز پارٹی کا لکھیں یا کسی اور پارٹی کا لکھیں. وہ ڈیٹ ہے 12 یا 13 تاریخ. اب 13 تاریخ میں وہ ٹکٹیں اناؤنس ہو چکی ہوں گی جو جا کے سمبل الاٹ. میں مانتا ہوں کہ پاکستان ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے. اس کا میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ ہم نے آمدنی کیسے بڑھائی. جب 2008 کا زمانہ آیا تھا تو اس وقت جنرل مشرف گیا تھا چلا, وہاں گندم کی فی من کی قیمت تھی 500 روپے, ہم نے اس کو بڑھائے 800 کیا پہلے دفعہ. اس 8 سال کی وجہ سے لوگوں نے کاشتکاری میں اضافہ کر دیا. پہلے ہم گندم باہر سے منگاتے تھے, پھر 2008 کے بعد ہم نے گندم کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. ایکسپورٹ سے بھی فائدہ ہی ہوتا ہے, کمائی ہوتی ہے, بہتر اگر رقم ملتی ہے تو ہماری جو انویسٹمنٹ لگی ہوتی ہے زراعت میں وہ کچھ نہ کچھ ریکور ہوتی ہے. اسی طرح سے جب یہ مینیفیسٹو آئے گا, کتابچہ آئے گا, اس میں بھی لکھا ہوا طریقہ ہوگا کہ ہاریوں کو اس کارڈ کے حاصل کرنے سے کیسے کیسے فوائد ملیں گے, کس طرح سے فوائد ملیں گے. قرضہ لینا ہے اس کے بھی لکھا ہوئے گا. ہر چیز کی ڈیٹیل جو آئے گی وہ تو اس کتابچے میں آئے گی. فی الحال تو بلاول صاحب نے ایک خد و خال بتائے کہ آگے 5 سال میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا ہے, لوگ اس کو جتواتے ہیں, تو یہ کام کر سکیں گے.